नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोरोना का जो सेकंड फेज़ है, कोरोना 2.0 इस बारे में बात करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ कायाकल्प पालमपुर से सीएमओ आशुतोष गुलेरी जी मौजूद हैं। आशुतोष गुलेरी जी कायाकल्प संस्थान में सीएमओ हैं और नेचुरोपैथी से जुड़े हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और साथ ही एक जीवन शैली जो लाइफ़स्टाइल कंसल्टेंट भी हैं वहाँ पर। नमस्ते आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। साथियों आप भी से जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके प्रश्न कार्यक्रम के दौरान भी लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आशुतोष जी कोरोना का ये जो सेकंड फेज़ है, इसमें ऐसा बताया जा रहा है या संभावना ऐसी है कि हवा में भी कोविड-19 का जो वायरस है वो फैल गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? चंद्रकांता जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। ये सारी वार्ता शुरू करने से पहले मैं एक छोटा-सा डिक्लेरेशन देना चाहूँगा कि हमारी वार्ता किसी भी प्रकार का चिकित्सीय परामर्श नहीं है और रोग की अवस्था में जी। विभाग, प्रशासन और अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि हवा में कोरोना वायरस की बात कितनी सही है? तो ये हमें समझना होगा कि जब भी कोई नया रोग संसार में उत्पन्न होता है, तो उसके प्रारंभिक चरण में हमारे पास बहुत सीमित जानकारियाँ होती हैं या ना के बराबर होती हैं। चूँकि अब 1 वर्ष का समय बीत चुका है, तो हमारे पास कुछ एक डेटा उपलब्ध हुआ है। तो ऐसे में हवा में कोरोना वायरस होने की बात के ऊपर भी विरोधाभासी जानकारियों का अंबार वस्तुतः हमारे सामने है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो उठ कर के सामने आती है कि हम किस रिसोर्स के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या हम केवल व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्राप्त हुई जानकारियों के ऊपर विश्वास करेंगे? इसलिए इस स्पेसिफिक प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको डब्ल्यूएचओ का जो उल्लेख है, उसको ही आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हवा में वायरस होने या ना होने की अभी शोध-परख पुष्टि नहीं की जा सकी है, परंतु डब्ल्यूएचओ ऐसा मानता है कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसा मान कर के चलना कि ये हमारे आस-पास है ही और किसी भी स्तर पे संक्रमित हो सकता है, ज़रूर ऐसा मान कर के चलना चाहिए ताकि हम सुरक्षा और बचाव के बेहतर उपाय कर सकें। तो ये आप कहें कि हवा में है या नहीं, ऐसे कई स्पेसिफिक सेटअप्स होते हैं जहाँ पर ऐसा हो भी सकता है। हालाँकि हमें ये मालूम है कि कोरोना वायरस आज की डेट में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट यूजुअली 50 माइक्रोन से ऊपर का होता है। परंतु 5 माइक्रोन से नीचे का जो रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई है या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, वो लंबे दूरी भी तय कर सकता है हवा के साथ। परंतु क्या वो आज की डेट में अभी कर रहा है, इसके ऊपर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, परंतु हम मान के चलें कि कर रहा है ताकि हम अपनी सुरक्षा के बेहतर उपाय कर सकें। जी, आशुतोष जी इस बार बच्चे भी काफ़ी संख्या में इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसकी क्या वजह रही है? और साथ ही में बच्चों के लिए हम कौन-सी एहतियात बरत सकते हैं, कौन से सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं कि उन्हें ये संक्रमण कम से कम हो? देखिए, बच्चों में ये देखा गया है कि संक्रमण अपेक्षाकृत कम है या फिर अगर उनको हुआ भी था तो लक्षण कोई बहुत स्पेसिफिक उभर करके सामने नहीं आए। ये पिछली वेव में भी हमें काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई थी। अभी भी इस समय पर भी 10 साल से नीचे के बच्चों में संक्रमण के गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। परंतु इसका सबसे जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि अगर वो अधिक समय तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, तो वो घर में अन्य लोगों को जो कि वयस्क हैं, उनमें संक्रमण की संभावना को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि उनको संक्रमण से जहाँ तक हो सके दूर रखा जाए। तो उसके लिए हुँ। उनमें बिहेवियरल चेंज हमें लेकर के आना होगा। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले एजुकेट करना होगा। उसमें हम उनमें हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के अनुपालना के बारे में उनके अंदर मन में जागृति उत्पन्न करनी होगी और उसके साथ-साथ बिकॉज़ ये महामारी का समय एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसे समय में
परहेज जहां तक संभव हो सके वो करना चाहिए। और जीवन शैली से संबंधित जितने भी छोटे छोटे उपाय हैं, गरारे करना है, स्टीम इनहेलेशन करना है, बार बार हाथों को धोना है साबुन से अच्छी बार, उसके बाद बाहर जाते हुए मास्क पहनना है, अगर ये हम बच्चों को समझा सके तो हम बच्चों को भी संक्रमण से बहुत हद तक बचा करके रख सकते हैं। जी आशुतोष जी, क्या आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? आप प्लीज एक जी, बार आपका नेटवर्क चेक कीजिए, आपकी आवाज बहुत टूट कर आ रही है। मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है और मैं ब्रॉडबैंड लाइन पे हूँ ठीक है। तो कोई। जी। जी। जी आशुतोष जी, कोरोना से ज़्यादा ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग कोरोना के भय से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उससे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं या मृत्यु भी लोगों की हो रही है, इस डर की वजह से कि कोरोना हो गया या कोरोना निकल गया तो क्या होगा? जब हमें पहली बार पता चलता है कि हम कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो हमें प्राथमिक उपचार के तौर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल चिकित्सक के पास भी जाना एकदम से संभव नहीं है, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में जहाँ चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। चंद्रकांता जी, देखिए इसमें दो तीन पक्ष हैं कुल मिलाकर के। एक तो आप स्वयं साहित्यकार भी हैं, तो आप जानते हैं कि साहित्य में बहुत सारे बिंब जीवन की व्यवहारिक परिस्थितियों से उठा करके लिए जाते हैं। तो किसी एक बहुत पुराने मूवी का एक डायलॉग था कि जो डर गया वो मर गया। सो ये बिंब क्यों यूज किया गया है? हमें डरना किससे है? हमें रोग से डरना है या रोग के कारण से डरना है? बेसिकली हम समुदाय में अपने आप में ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डरना किस चीज से है। जिस चीज से डरना है उस चीज से समुदाय डर नहीं रहा। जिस चीज से डरना नहीं बल्कि लड़ना है उससे डर रहा है। तो ये तो इस समय जो कोरोना को लेकर के जितनी भी भ्रांतियां हैं, ये एक उत्तरजीविता, जिसको हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं, ये उत्तरजीविता की जंग है। तो जंग में, उत्तरजीविता की जंग में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, रोगी के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का पनपना जरूरी है। तो डर तो किसी भी चीज में, किसी भी लक्षण में या किसी भी रोग की अवस्था में डर कभी भी लाभदायक नहीं होता है। यदि डरना है तो समाज को रोग के कारण से अवश्य डरना चाहिए। तो रोग के कारण से यदि समाज डरेगा तो वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का अनुपालन करेगा, भीड़ भाड़ में जाने से बचेगा, मास्क ना पहनने की कोताही नहीं करेगा, हाथ ना धोने की कोताही नहीं करेगा। तो डरना किस चीज से? एक ये स्पष्ट होना चाहिए। तो रोग के कारण से डरे। रोग से संक्रमित अनफॉर्चुनेटली हो जाने पर अब डरने का समय नहीं है, अब तो रोग से लड़ने का समय है। तो उसके लिए हमें धरातल के ऊपर वास्तविक कुछ बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें करनी है। सबसे पहले है आइसोलेशन। तो यदि मैं संक्रमित हो गया हूं अनफॉर्चुनेटली, तो मेरा सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि मैं सेल्फ आइसोलेट हो जाऊं, अपने आप को एक कमरे में सीमित कर लूं, ताकि मैं अन्य किसी और व्यक्ति को अपने माध्यम से संक्रमित ना करूं। ए दूसरा जो काम करना है, मॉनिटरिंग। तो डरना नहीं है, मॉनिटरिंग करनी है। तो मॉनिटरिंग के संक्रमण के हिसाब और उसके लक्षणों को हम आज की डेट में काफी हद तक जानते हैं। हालांकि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज दिस दीज म्यूटेशंस, इन्होंने अपने आप को इस तरह से, वायरस ने म्यूटेट किया है कि आज लक्षण किसी भी व्यक्ति में, प्रति व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के हैं। परंतु मोटे तौर पर दो लक्षण तो स्पष्ट है कि इसमें बुखार, तेज बुखार आता है, और इसमें जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम होते चले जाते हैं, निमोनिया होता है। ये तीन चीजें क्लियर है। तो आइसोलेशन होने के बाद मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है, जो कि रोगी को अपने स्तर पर ही करनी चाहिए। प्राथमिक लक्षणों में टेम्परेचर नोट करें और उसका रिकॉर्ड रखना शुरू करें। एक पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में उपलब्ध है, पल्स ऑक्सीमीटर ला करके रखें और हर 3 या 4 घंटे के ऊपर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मापें और उसका एक चार्ट मेंटेन करते रहें। चार्ट मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक लक्षणों में रोगी केवल अपनी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहा है। ऐसे में यदि कोई लक्षण गंभीर स्तर पर पहुंचने की स्थिति में भी हो, तो हमारे पास डेटा उपलब्ध हो, जो हम अपने चिकित्सक को उस समय पर बता सकें। ये दूसरा है। तीसरा जो सबसे आवश्यक है कि अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट रेमेडीज
from the WhatsApp information और ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, इट इज ऑलवेज बेटर कि हम हमेशा किसी ना किसी चिकित्सक के संपर्क में तो होते ही है ना, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथी डॉक्टर हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी अपने मित्रता के सर्कल में किसी ना किसी चिकित्सक से जुड़ा रहता है। उसके साथ संपर्क करें, उसे अपने लक्षणों की जानकारी दें और उसे अपने ऑक्सीजन लेवल्स और अपने तापमान की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि उन लक्षणों के आधार पर आपका चिकित्सक आपका सही मार्गदर्शन करके आप में आपके रोग मुक्त होने में उपयोगी भूमिका निभा सके। जी, आशुतोष जी, चूँकि सामुदायिक संक्रमण की स्थिति है और ऐसे में आशुतोष जी कौन-सी वो स्थिति होती है जब हमें अस्पताल की तरफ भागना चाहिए या अस्पताल जाना ज़रूरी हो जाता है एक कोविड पॉज़िटिव मरीज़ के लिए? देखिए, इसमें अस्पताल भागने से ज़्यादा हमें ज़रूरी सबसे पहले कह चुके कि मॉनिटरिंग है और उसके साथ डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना है। चाहे वो विभागीय डॉक्टर हो, अगर विभागीय डॉक्टर के संपर्क में आप ना रह सकें, तो आप अपने व्यक्तिगत जो आपका परामर्शदाता चिकित्सक होता है, आप उसके भी संपर्क में रह सकते हैं। तो इससे एक पॉसिबिलिटी तो सीधी क्लियर हो जाएगी कि यदि उसे जैसे ही उचित लगेगा कि आपको इस समय अस्पताल तुरंत चले जाना चाहिए, वो आपको सही समय पर आपका मार्गदर्शन कर पाएगा। यदि ऐसा नहीं है, तो 2 चीज़ें जो मुख्यतः हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो 3 दिन से अधिक 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान, ऑक्सीजन के लेवल में निरंतर गिरावट, स्पेशली 93-94% से यदि नीचे आ रही है, और उसके साथ यदि आप कोमॉर्बिड कंडीशन में है, कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब जैसे कि कोई हाइपरटेंसिव हो सकता है, कोई क्रॉनिक डायबिटिक हो सकता है, जो कि अनकंट्रोल्ड जिसकी डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ेज़ वाले लोग हैं, कोई भी जिसमें दूसरा रोग भी शामिल है, उस स्थिति में घबराएँ नहीं। तुरंत विभाग से संपर्क करें, आगे की कार्यवाही विभाग सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। हिमाचल में तो हम देख ही रहे हैं। जी, और डॉक्टर वेंटिलेटर की ज़रूरत क किस समय पड़ती है कोविड चिकित्सा में? ये सब चिकित्सीय परामर्श जो हैं, ये कॉन्करेंट सिम्पटम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इस बारे में अधिक जानकारी सोशल मीडिया पे देना मुझे नहीं लगा उचित होगा, क्योंकि हम कई बार ऐसी जगह पे हमने देखा है कि हॉस्पिटल में लोग आइसोलेशन के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाते ही सोशल मीडिया के ऊपर ये हो हल्ला मचा रहे हैं कि हम गए और हमें ऑक्सीजन नहीं लगाई गई। अब आप इस स्थिति में समझिए कि वो ऑक्सीजन नहीं लगाई गई और उसके साथ का जो कन्वर्सेशन वो अटैच कर रहे हैं, वो ये है कि ऑक्सीजन की हिमाचल में कमी है। जबकि ये बहुत घातक इन्फॉर्मेशन है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीजन इलाज नहीं है। ऑक्सीजन यदि उसके सैचुरेशन लेवल कम है तो एक सपोर्ट मैकेनिज्म है, और वो केवल और केवल चिकित्सक की निगरानी में ही संभव है। जब आप एक बार ऑफिशियल सेटअप में पहुंच जाएंगे, चिकित्सक निर्णय लेंगे ऑक्सीजन लगानी है अथवा नहीं लगानी है। तो ये पॉइंट ही नेगेट हो जाता है जब हम संक्रमण की चपेट में आते हैं और किसी भी परामर्शदाता के साथ संपर्क करें। जी, आशुतोष जी। आशुतोष जी, वैक्सीनेशन पे थोड़ी-सी बात करते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए अभी तक 2 नाम हम सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड की है और लाइसेंस के तहत भारत में बनाई जा रही है, और कोवैक्सीन जो आईएमसीआर और बायोटेक के साझा सहयोग से बनाई जा रही है। क्या ऐसा भी है कि कोई इसमें से वैक्सीनेशन अधिक इफेक्टिव है, अधिक प्रभावशाली है? अभी जो हमारे पास उपलब्ध डेटा है, वो बिल्कुल क्लियरली बताता है कि दोनों ही वैक्सीनेशन इफेक्टिव हैं। तो इस प्रकार की बहस में पड़ना कि ये कौन-सा वैक्सीन लगाना, वो लगाना कि ये ना लगाना, मुझे नहीं लगता कि अ, इसमें इसकी कोई आवश्यक। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, तो जी थोड़े-से मुझे लगता है कि चंद्रकांता जी के नेटवर्क में कुछ इश्यू है। तो हम बात कर रहे थे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन और कौन-सी लगानी चाहिए। तो इस समय इस चर्चा का तो कोई औचित्य नहीं है, बिकॉज़ हमारे पास डेटा उपलब्ध है कि दोनों ही वैक्सीन अपने आप में
कारगर हैं और सुरक्षित भी हैं। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का हमें हमारे मन में कोई शंका हो, कुशंका हो, तो वैक्सीनेशन से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क कर लें और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें अपने लक्षणों से, उन्हें अपनी बीमारियों से और आप जो ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, उन दवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दें। उस आधार पर आपके चिकित्सक आपको सही प्रकार से गाइड कर पाएँगे कि आपको वैक्सीनेशन कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। इसी संदर्भ में हमारे पास एक अगला मैडम आप आ गए हैं? जी, जी, शुक्रिया आशुतोष जी, नेटवर्क की थोड़ी-सी यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। जी डोज़ को लेकर भी एक बात चल रही है कि डोज़ 4 सप्ताह बाद लगे या 6 सप्ताह बाद, इसको लेकर क्या स्थिति है? सही इसको स्थिति क्या लेकर है? के हमें विभाग के द्वारा के दी गई जानकारी पर ही केवल भरोसा करना है। जब भी आप रजिस्टर कर रहे हैं, मैंने स्वयं जब रजिस्टर किया था, तो मुझे फर्स्ट डोज़ का शेड्यूल का भी मैसेज आया था। हम उस समय पर जहाँ वो डोज़ लग रही थी वो लगवाई, उसके बाद सेकंड डोज़ का भी मैसेज आया और लग जाने के बाद धन्यवाद का मैसेज भी आया। तो इस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ इधर-उधर से एकत्रित करने के बजाय आप जिस इधर-उधर से एकत्रित करने के बजाय विभागीय जानकारी के ऊपर ही विश्वास करें और विभाग इस समय वैक्सीनेशन को लेकर के जानकारियाँ डिसेमिनेट बिल्कुल पूरे तरीके से कर रहा है। जी, आशुतोष जी। आशुतोष जी सामान्य तौर पर किसी भी वैक्सीनेशन के बाद चूँकि शरीर हमारा एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है, तो बुखार आना एक बहुत आम समस्या है। कोविड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो बुखार आ रहा है लोगों को लगवाने के बाद और उनको बदन दर्द की शिकायत है। किसी-किसी को मितली की शिकायत भी मैंने सुनी और ये किसी खास वजह से है या सामान्य प्रक्रिया के तहत ऐसा हो रहा है? You see, these effects they are very common to any injection or vaccination as well. तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के लक्षण आना ये सामान्य है और इवन विभाग भी सुनिश्चित कर रहा है वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगने से पहले कि प्रत्येक व्यक्ति को डिब्रीफिंग दी जाए और उनको बताया जा रहा है कि इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं और ये सामान्य लक्षण है। ऐसी स्थिति में उन्हें पैरासिटामोल का प्रयोग करना है और कहीं-कहीं तो विभाग पैरासिटामोल की गोलियां दे भी रहा है। तो इस प्रकार भी हमें किसी भ्रामक जानकारी में आना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जी, ऐसी भी खबरें अखबार में पढ़ने को मिली हैं कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, प्रथम स्टेज या दूसरी स्टेज का भी, उन्हें भी कोविड का संक्रमण हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, वैक्सीनेशन लग जाने के बाद वैक्सीनेशन कोई अमृत का प्याला नहीं है। ये बात हमें भारतीयों को और संपूर्ण विश्व को एक बार समझनी होगी कि वैक्सीनेशन जो है हमारी शरीर प्रति रोग प्रतिकारक क्षमता में इज़ाफ़ा करती है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है, ताकि जब भी कभी संक्रमण हो, तो हमारा शरीर बेहतर स्थिति में हो उस संक्रमण से लड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन लग जाने के बाद संक्रमण होगा ही नहीं, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरा वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण हुआ है, ये भी कोई तथ्य हमारे पास शोधपरक तथ्य अभी उपलब्ध नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई वैक्सीनेशन लगवाने गया और वहाँ किसी संक्रमित के संपर्क में आ गया हो, ये हो सकता है। और दूसरा क्या होता है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि वैक्सीनेशन लग गया तो सभी शेर बन जाते हैं। उनको लगता है कि अब वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसमें नुकसान क्या हो रहा है कि वो पर्सनल प्रोटेक्शन के प्रति अनभिज्ञ हो जा रहे हैं या फिर वो एडवेंचरस हो जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन लग जाने का मतलब ये नहीं है कि अब कभी संक्रमित नहीं होंगे। वैक्सीनेशन लगने के बाद भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क, आपकी हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस और भीड़-भाड़ भरे इलाकों से दूर रहना, अभी इस समय सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित ना होना, संक्रमित लोगों के संपर्क में सीधे तौर पर ना आना, ये तो जारी रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि वैक्सीन अवश्य लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कोई संक्रमित हुआ है तो हमारे पास एम्पल डेटा इस समय उपलब्ध है जो ये बताता है कि वो सामान्य लक्षणों के साथ ही ठीक हो गए और उनकी जो स्थिति थी वो गंभीर बीमारी की तरफ प्रोग्रेस नहीं की। तो इसलिए दोनों ही स्थितियों में वैक्सीनेशन ज़रूर लगाना चाहिए। जी, डॉक्टर गुलेरी एक श्रोता ने मुझे सवाल भेजा था। उनका जानना था कि वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन लगने के बाद क्या वैक्सीनेशन की वजह से जो हमारी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव आ सकती है? क्योंकि वो डेड वायरस का ही इस्तेमाल
इंजेक्शन के दौरान होता है, इस तरह का कुछ उनका सवाल था। इस पे डब्ल्यूएचओ बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली कह चुका है और ये एक बहुत सामान्य कॉमन इंफॉर्मेशन का विषय है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद वैक्सीनेशन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, इन्फेक्ट करने का काम नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन लगने के बाद किसी का कोविड पॉजिटिव आना और ये वैक्सीन जनरेटेड है, इस बारे में हमारे पास डेटा उपलब्ध अभी नहीं है, संकलित नहीं है। और डब्ल्यूएचओ क्लियर कर चुका है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है या नगण्य होती है, ऐसा नहीं होता। हालांकि संभावनाएं है, मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि जब भी कोई नया रोग आता है तो उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती, इसलिए हमें किस सोर्स से जानकारी एकत्रित करनी है वो महत्वपूर्ण है। तो आज की डेट में ग्लोबल हेल्थ के लिए उसके साथ जुड़ी हुई जानकारियों को एकत्रित करने के लिए डब्ल्यूएचओ सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। उसके बाद आपका अपना जो हेल्थ मिनिस्ट्री है देश की, राज्य की, और उसके बाद जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, ये ऑथेंटिक सोर्स है। इसलिए जो डेटा कलेक्शन है वो यहाँ से होना चाहिए, है ना। तो आरटीपीसीआर में डब्ल्यूएचओ बोल चुका है कि जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव आए। ये जरूर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वैक्सीनेशन लेने जाते समय आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं। आज मैं सुबह ही किसी एक ग्रुप में चर्चा चल रही थी कि विभाग को देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा, तो प्रशासन और विभाग क्यों नहीं करवा रहा। अब चंद्रकांता जी, ये देखने वाली बात है कि विभाग और प्रशासन क्या क्या करवाएगा। मैं अगर वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना मेरा निजी दायित्व है या प्रशासन का दायित्व है। तो ऐसी स्थितियों में वहां पर आप किसी संक्रमित के संपर्क में आ गए और आप करने क्या गए हो, आप गए हो वैक्सीनेशन लगवाने, और उसके बाद आपको कोई संक्रमण होता है तुरंत, तो आप जब टेस्ट कराते हो तो आप आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाए जाते हो, तो लोग भ्रामक जानकारी देना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सामान्य है, वैक्सीनेशन की वजह से। यदि आप पॉजिटिव हैं वैक्सीनेशन की वजह से हैं या नॉन वैक्सीनेशन की वजह से हैं या संक्रमित की वजह से हैं, आइसोलेशन, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट, ये तीनों चीजें तब भी जरूरी है। क्योंकि नुकसान क्या हो रहा है, भ्रामक जानकारी के चलते उनको क्या लग रहा है कि वैक्सीनेशन की वजह से वो पॉजिटिव है, इसलिए वो संक्रमण को फैला नहीं पाएंगे, तो वो बाहर घूम रहे हैं। अभी ये स्थिति नहीं है बाहर घूमने वाली, अभी तो अपने को संयमित करने की स्थिति है। जी आशुतोष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी ये बात समझ पा रहे होंगे कि हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। केवल प्रशासन के जिम्मे ही चीजें छोड़ देना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या आप चिकित्सक के पास जा रहे हैं या वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा आपके भी हाथों में है। निश्चित दूरी बनाए रखें, मास्क ज़रूर लगाएँ, खुद को सैनिटाइज़ करते रहें और मुझे लगता है कि हल्के में ना लें इन चीज़ों को। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ख़्याल रखें, तो सामुदायिक जो संक्रमण हो रहा है, उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर गुलेरी, प्लाज़्मा की भी बात आती है जब हम कोविड की बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्लाज़्मा की ज़रूरत किन मरीज़ों को होती है और प्लाज़्मा देना किन के लिए सुरक्षित है? मैम, इसमें एक बहुत सीधा है कि प्लाज्मा उन लोगों के लिए है जिसमें डिजीज एक फर्दर लेवल से ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। परंतु इस संदर्भ में मैं फिर यह कहूंगा कि ये ऐसी जानकारियां हैं जो कि कॉन्करेंट सिम्टोमेटोलॉजी के साथ ही डिपेंड करती हैं। तो ऐसी जानकारियों के प्रति जब हम सोशल मीडिया में कोई अति जानकारी प्रसारित प्रसारित करते हैं तो लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए इस प्रकार की जानकारी को हम ना डिसेमिनेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चिकित्सीय क्षेत्र का और कॉन्करेंट सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप एक बार हॉस्पिटल के सेटअप में पहुंच जाएंगे, आपके चिकित्सक उचित निर्णय लेंगे किस समय रेमडेसिविर लगना है, किस समय प्लाज्मा लगना है, किस समय ऑक्सीजन लगनी है, किस समय वेंटिलेशन लगनी है। ये सब हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत आने वाली चिकित्सा विधियां हैं। इसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित ना करें और इसे चिकित्सकों को अपना कर्म करने दें, तो मुझे लगता है कि हम मोर्टेलिटी रेट में काफी कमी देखेंगे। जी। थोड़ी-सी बात आयुर्वेद और कोरोना पर करते हैं डॉक्टर गुलेरी। रेमडेसिविर हर किसी की ज़बान पर है आज। क्या इसका महत्व है रेमडेसिविर जो औषधि है और क्या आयुर्वेद में इसका कोई रिप्लेसमेंट है?
देखिए, रेमडेसिविर के महत्व के ऊपर कहने के लिए मतलब माय सोर्स माय माय स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट अलाउ, बिकॉज वो एलोपैथी के संदर्भ में वो उनका विषय है, वो बेहतर जानकारी दे सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि आयुर्वेद में रेमडेसिविर का विकल्प क्या उपलब्ध है। अब इस स्थिति में ये इस प्रकार का परस्पर आकलन कि जिसमें हम मछली की योग्यता का आकलन उसकी पेड़ पर चढ़ पाने की शक्ति से करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये परस्पर आकलन कोई बहुत वैज्ञानिक होगा। आयुर्वेद में चिकित्सा प्लान की जा सकती है या नहीं की जा सकती। लाक्षणिक चिकित्साएं जिस प्रकार एलोपैथी में प्लान की जा रही हैं, उसी प्रकार लाक्षणिक चिकित्साएं आयुर्वेद में भी प्लान की जा रही हैं। और आयुष विभाग और आयुष मंत्रालय ने इसके ऊपर पिछले 1-1.5 साल में बहुत गंभीर काम किया है। और इसीलिए मैंने कहा कि प्राथमिक लक्षण उत्पन्न होते ही अपने चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि किस समय पर किस चिकित्सा का प्रावधान किया जाना है, आपका चिकित्सक आपको मार्गदर्शन करेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद में चिकित्सा उपलब्ध है या एलोपैथी में चिकित्सा उपलब्ध है, कुल मिलाकर के स्थिति है कि कोरोना का अभी कोई भी वास्तविक चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। लाक्षणिक चिकित्साएं अवश्य की जा रही हैं, ताकि लोगों में फर्टिलिटी रेट को जहां तक संभव हो सके कम किया जा सके। और उसके साथ उसमें वैक्सीनेशन का एक मेजर रोल है, जो लोगों को समझना चाहिए और समय रहते वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। और ऐसे में सबसे पहले अपने चिकित्सकों से संपर्क करेंगे, तो लक्षणों के आधार पर किस विधा का रोल किस स्थिति में किया जाना है, वो आपको सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। जी। डॉक्टर गुलेरी, किसी भी बीमारी के या चिकित्सा के मोटे तौर पर हम 3 चरण देखते हैं। एक जो प्रिवेंटिव होता है, रोकथाम के लिए, एक बीमारी के दौरान और एक बीमारी के बाद का। तो इन जी, तीनों को लेकर कोरोना की क्या आयुर्वेद की क्या रिकमेंडेशन है कोरोना के संदर्भ में? देखो, महामारी को आयुर्वेद में जनपदोध्वंस के नाम से संकलित किया गया है। चरक संहिता जो हमारा आयुर्वेद का आर्ष ग्रंथ है, उसके चिकित्सा स्थान में जनपदोध्वंसिनी नामक एक अध्याय है, जिसमें जनपदोध्वंस मतलब एपिडेमिक, जिसमें पूरे के पूरे जनपद नष्ट हो हुँ। जाते हैं। इसका मतलब ये महामारी कोई एपिडेमिक आज आना शुरू नहीं हुए। 2500 अनुमानित 2500 ईसा पूर्व चरक संहिता लिखी गई थी। उस समय पर भी जनपदोध्वंस का उल्लेख है, इसका मतलब महामारी उस समय पर भी थी। और वहां पर भी वातावरण के लक्षणों को देखकर, औषधियों के लक्षणों को देखकर, इट वाज प्रेडिक्टेड दैट under certain circumstances these particular signs they could be foreseen as a potential signs of a oncoming pandemic. So उसमें सबसे पहला जो उन्होंने बताया है कि बीमारी के कारणों से दूरी। हम शुरुआत से ये कह रहे हैं, तो बीमारी के कारणों से दूरी, तो बीमारी का कारण क्या है? संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। और कैसे फैल रहा है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से और टचेबल से। कि अगर मैं छींका खांसा और मैंने हाथ पे उसके ड्रॉपलेट्स को लगा लिया, उसके बाद मैंने अपने मोबाइल को छू लिया, फिर मेरा मोबाइल मेरी पत्नी ने भी छू लिया, और वो पत्नी के हाथ में वो लगा हुआ था सलाइवा, वो उसने आंख पे मल लिया, उसने कान पे मल लिया, उसने मुंह में उंगली डाल लिया। ये सारे संक्रमण के तरीके हैं, इनको बीमारी के कारण है। तो इन कारणों से बचना सबसे पहली स्थिति है किसी भी एपिडेमिक से बचने के लिए। और कैसे बचा जा सकता है? शारीरिक दूरी, हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, है ना जी। तो इन स्थितियों का तो ये सबसे पहला लक्षण है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब इसके ऊपर भी आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा अपना फुट होल्ड है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर। परंतु लोगों में भ्रम की स्थिति है। अब पिछले 1 साल से, जब से कोरोना आया है और ये हमें पता चला है कि इसकी एक कारगर औषधि तो है, वो है हमारा शरीर। जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतरीन है, उन लोगों ने इस संक्रमण को हराया है। इसका मतलब एक औषधि तो हम सबके शरीर में विद्यमान है, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिकारक क्षमता। परंतु क्या आपने उम्र भर एक्सरसाइज नहीं किया, आपने पौष्टिक खाना नहीं खाया, जंक फूड आप खाते रहे, और अब आप एक महामारी की स्थिति में आकर के आपको सडनली लगा कि अब इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो आप एक काढ़ा पी रहे हैं, दूसरा काढ़ा पी रहे हैं, फिर वो भाऊजी की मौसी ने बताया एक काढ़ा, वो भी पी लिया, फिर चाचा जी की बीवी ने बताया एक काढ़ा, वो भी शाम को पी लिया।
तो काढ़े पीने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, ये सबके दिमाग में एक बात फिट होनी चाहिए। इम्यूनिटी जो है बचपन से लेके आज तक जो हम करते चले आए हैं, रहन सहन, खान पान, हमारी सोशल प्रैक्टिसेस, हमारी डाइटरी हैबिट्स, उन सब का सम टोटल एक्यूमुलेशन जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। और चूंकि हम पहले भी कहे कि अभी ये उत्तरजीविता की लड़ाई है, इट्स नाउ द फाइट ऑफ सर्वाइवल। तो उत्तरजीविता में वो जो हमने बचपन से लेके आज तक किया है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। काढ़े पी करके आप तात्कालिक इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, परंतु तात्कालिक इम्यूनिटी आधे घंटे की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, परंतु उसमें अति काढ़ों का प्रयोग जो है वो किसी अन्य व्याधि के लक्षण उत्पन्न कर सकता है, ये समझना हमें आवश्यक होगा। तो क्या काढ़ा नहीं पीना चाहिए? काढ़ा पीना चाहिए। किस निर्देश पे पीना चाहिए? आपके चिकित्सक के निर्देश पे पीना चाहिए, या फिर आयुष मंत्रालय ने पिछले 1 वर्ष में भरपूर काम किया है और अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं, तो उसमें उन्होंने गिलोय और काली मिर्च का काढ़ा बताया है, और उसकी सारी विधि किस प्रकार बनना चाहिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। कितनी बार पीना चाहिए, दिन में 1 बार पीना चाहिए, 2 बार पीना चाहिए, वो भी उपलब्ध है। तो अगर हम केवल एक काढ़ा पी रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। दूसरा, संक्रमण हमें ये पता है आज कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्रिएट कर रहा है, तो हम स्थानिक इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो स्थानिक इम्यूनिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? गार्गल्स करके, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं गर्म पानी में, तो दिन में 2 बार गार्गल्स किए जा सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि गार्गल्स करने से यदि संक्रमण या संक्रामक आपके अंदर गया भी है तो वहां पर लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर आप उसको निगेट कर सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन, दिन में 2 से 3 बार स्टीम इनहेल कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं, बाहर जा रहे हैं, आप जाना रोक नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में बाहर से घर के अंदर आते ही आप गरारे करें, हाथ धोएं और उसका स्टीम इनहेलेशन करें। और लोकल इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए आप नाक के अंदर सरसों का तेल लगा सकते हैं। सरसों का तेल लगाने से 2 फायदे हैं, एक तो नॉस्ट्रिल्स मॉइस्ट रहेंगी। कोई भी नॉस्ट्रिल, जब नॉस्ट्रिल मॉइस्ट रहती है तो कोई भी संक्रामक या हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल हमारी एयर वेंट में जाने से रोका जाता है। ये तो विज्ञान है। अभी आप देखेंगे कि अब अभी हाल पिछले 1 डेढ़ साल में मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकता हूं कि नॉस्ट्रिल पहले से ज्यादा ड्राई रहने लग पड़ी है। सो ऐसी स्थिति में मैं दिन में 1 या 2 बार मॉइस्ट करने के लिए सरसों का तेल लगाता हूं। तो क्या ये चिकित्सा है? ये चिकित्सा नहीं है, ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नित्य प्रति रोज अपनी दैनिक जीवन में रोजमर्रा के उपयोगों के अंतर्गत करते रहना चाहिए। अब संक्रमण की स्थिति, तो संक्रमण की स्थिति आने पर हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि क्या किया जाना चाहिए। जी, आशुतोष जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि इम्यूनिटी डेवलप करना कोई एक दिन की बात नहीं है, एक लगातार होने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है और जीवन शैली में सुधार की हम सभी को बहुत ज़रूरत है। आशुतोष जी, आपने भाप लेने की बात कही, स्टीम। स्टीम लेने का सही तरीका क्या है? क्या और कितना देर लिया जाए? क्या किसी खास नासिका से साँस लेना और छोड़ना भी इसमें शामिल है? देखिए, स्टीम लेने का लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका जो है, बेसिकली हम स्टीम ले क्यों रहे हैं? स्टीम हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज़ अभी तक की जानकारी हमें ये बताती है, जो उपलब्ध जानकारी है कि जो लोग स्टीम ले रहे थे, उन लोगों में संक्रमण को बेहतर तरीके से रोका जा सका। दूसरा फ़ायदा स्टीम का जी। ये होता है कि कफ जो बहुत ज़्यादा जम जाता है, उस स्थिति में कफ को पिघलाने के लिए, फ़्लेम को पिघलाने के लिए स्टीम एक अच्छा रोल प्ले करती है। इन दोनों ही स्थितियों में स्टीम संक्रमित को भी लेनी चाहिए और जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी लेते रहना चाहिए, ताकि हम लोकलाइज्ड इम्यूनिटी की प्रतिरक्षा भी बना करके रख सकें। स्टीम, प्लेन वाटर, हम दिक्कत क्या है कि आप स्टीम में ये डाल लें, वो डाल लें, उस स्थिति में व्यक्ति मानसिक तौर पर क्या बोलता है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं स्टीम नहीं ले पाऊंगा, या वो नहीं है तो इसलिए स्टीम नहीं ले पाऊंगा। कुछ भी नहीं है, आप केवल प्लेन वाटर से भी स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। स्टीम लेते हुए हमेशा अपनी आंखें बंद रखें, आंखें खोलकर स्टीम ना लें। उष्णता जो है वो आंखों के लिए हानिकारक है, तो इसलिए आंखों को बंद रखें। नाक से स्टीम इनहेल करें, थोड़ी देर उसको अंदर रोकें और मुंह से उसको एक्सहेल करें। फिर आप मुंह से स्टीम को इनहेल करें,
थोड़ी देर रुकें और नाक से उसको एक्सहेल करें। ऐसे आप कम से कम 2 से 3 मिनट करते रहें। यदि आप संक्रमण की स्थिति में नहीं हैं, तो 2 से 3 मिनट का साइकिल भी मोर देन सफिशिएंट है। संक्रमित है, तो 4 से 5 मिनट तक आप अच्छे से स्टीम ले सकते हैं, ताकि आपका फ्लेम लिक्विफाई हो और उसको छूटने में, तोड़ने में मदद मिले। जी, आशुतोष जी। आशुतोष जी, एक कपूर और अजवाइन की पुड़िया ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, ये भी बहुत बात हवा में है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे नहीं लगता, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बात करता हूँ वैज्ञानिक डेटा की उपलब्धता के आधार पर। तो अभी तक कोई मेरे निदर्श में कोई ऐसा डेटा नहीं आया है कि जहाँ पर किसी ने कोई स्टडी की हो कि जिसमें कपूर और अजवाइन की पुड़िया रख कर के ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कपूर और अजवाइन की पुड़िया एक तो काम अच्छे से कर सकती है कि कपूर एक ब्रोंकोडायलेटर है टेक्निकली। तो वो लंग्स में जो एल्वियोलाइज हैं उनको डायलेट करने में एक अपना रोल प्ले करता है। और अजवाइन का जो रोल, जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं, तो जो संक्रामक है उसको मूर्छित करने का काम ये किया जाता है। तो हम जो भी हमारी वायरल इन्फेस्टेशंस होती हैं या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशंस होती हैं, उसमें अजवाइन का रोग भरपूर प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में आप इसको चिकित्सा ना माने और केवल बिकॉज़ आप इंटरनली कुछ नहीं ले रहे हैं और इसलिए आप उसको सूंघने का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि उसको करने में कोई बुराई है। आप करते रहिए, बिकॉज़ उसका कोई कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। आप इन्हेल ही जो कर रहे हैं, वो ब्रोंकोडायलेटर ही है, परंतु उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ये कतई अभी किसी शोध में सिद्ध नहीं हुआ है। जी। डॉक्टर गुलेरी, आयुर्वेद क्या सलाह देता है हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन है नियमित रूप में भी उसे रेगुलेट करने के लिए आयुर्वेद की क्या सलाह है? अभी हाल ही में मैंने कहीं अखबार में ही पढ़ा कि पेट पेट के बल लेटने से भी ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल में बढ़ोतरी होती है, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज़ जब आप पेट के बल लेटते हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं टेक्निकली वो पीछे की ओर होते हैं। जब हम बैठे रहते हैं तो बहुत सारा स्पेस जो है वो साइडवेज़ ऑर्गन्स की वजह से या प्रेशर्स की वजह से दबा रहता है। तो जैसे ही आप पेट के बल लेटते हैं, तो हमारे वो एरियाज़ जो कि दबे पड़े होते हैं, वो वेकेंट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन इन्हेलेशन और सैचुरेशन के लिए उसको स्पेस अधिक मिल जाता है। तो पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ते हैं, ये सच है। उसमें इसलिए प्रोन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज संक्रमित व्यक्ति को हर 2 या 3 घंटे के अंतराल पर 5 या 7 मिनट के लिए अवश्य करते रहना चाहिए, बिकॉज़ नेचुरल सैचुरेशन एनहांसमेंट अधिक कारगर है ऑक्सीजन लेवल जो आप बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उससे। सो इसलिए ये एक कार्य करते रहना चाहिए। दूसरा, योग और प्राणायाम के माध्यम से हम जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो अपनी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स को निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं। तो उसमें आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, उसमें कपालभाति प्राणायाम है जिसमें फोर्स्ड एक्सपीरेशन बहुत ज़्यादा की जाती है। उसके साथ फिर हमारा अनुलोम-विलोम है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम में भी पूरक करने के बाद जो कुंभक की स्थिति है, उसमें आप कितना टाइम होल्ड कर पा रहे हैं सांस को, उसको नापना पर सेकंड, और उसके बाद प्रयास करना और अभ्यास करना कि आप उस पर सेकंड होल्डिंग पीरियड को धीरे 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 करते बढ़ाते चले जाएं। तो इससे आपकी लंग होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मेरी बहुत सारे चिकित्सकों से बात हो रही है जो कि कोविड वार्ड्स में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने पाया कि जो लोग नियमित तौर पर प्राणायाम करते थे और जिनकी लंग एयर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने इस संक्रमण से बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी और जीती, और बिना किसी गंभीर लक्षणों के वो इस संक्रमण से बाहर आए हैं। ये अभी तक का उनकी जानकारी है। हालाँकि अल्टीमेटली जब भी डेटा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स और 4 इयर्स आफ्टर द इन्फेक्शन कलेक्ट होगा, तो हमें तथ्य पता चलेंगे कि कौन-सी विधा कितनी कारगर थी। परंतु योग, प्राणायाम, इन्हेलेशन एक्सरसाइजेस, प्रोन ब्रीथिंग डेफिनिटली हेल्प्स। जी, आशुतोष जी। आशुतोष जी, क्या जो लोग कोविड संक्रमित हैं, क्या उनके लिए योग अभ्यास करना सुरक्षित है? बिल्कुल, योग अभ्यास वो कर सकते हैं, परंतु हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी रोग की अवस्था में शारीरिक और मानसिक बल दोनों क्षीण हो जाते हैं।
तो इस समय ऐसी रोग की अवस्था में हमें फिजिकल एक्सरसाइज कितनी कर सकते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी कर सकते हैं, ये रोगी को स्वयं अपनी शक्ति के आधार पर निर्णय लेना होगा। उसमें कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एडवाइस नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एडवाइस ये है कि कुछ किसी न किसी प्रकार का योग प्राणायाम शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी शक्ति से पौना। तो हम जो व्यायाम की जो जनरली इंस्ट्रक्शन है उसमें ये होता है कि हम व्यायाम कितना करें। तो आयुर्वेद ने बताया है कि व्यायाम हमेशा अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से आधा करना चाहिए। तो रोग की स्थिति में तो उसको और कम कर देना चाहिए। परंतु हमने ये देखा है कि अधिकांश रोगी जो हैं बीमार होने पर केवल बिस्तर तक ही सीमित हो जाते हैं। तो कंप्लीट आराम, जहां पर संक्रमण श्वसन संबंधी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हो, वहां पर हमें बेसिक एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, परंतु बहुत सीमित मात्रा में। जी डॉक्टर गुलेरी, थोड़ी देर पहले डॉक्टर गुलेरी आपने आयुष मंत्रालय की बात की, गिलोय और जो भी गाइडलाइंस थी आयुष मंत्रालय की उसके बारे में बहुत थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। जो लोग कोविड संक्रमित हैं उन लोगों का खान पान किस तरह का होना चाहिए, क्या उन्हें कुछ विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है? मैम, खान पान सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी रोग से लड़ने के लिए। सो पहला आहार जो है, जो पहली चिकित्सा है वो किसी भी रोग की, वो आहार से ही शुरू होती है। आयुर्वेद में बहुत सुंदर तरीके से एक आख्यान कहा गया है कि पथ्य सति गदार्तस्य किम औषध निषेवणे, पथ्य असति गदार्तस्य किम औषध निषेवणे, कि यदि कोई व्यक्ति पथ्य कर रहा है तो औषध का क्या उपयोग, और यदि कोई पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है तो फिर औषधि का क्या लाभ। तो दोनों ही स्थितियों में पथ्य अवश्य करना चाहिए। किसी भी रोग की अवस्था में आवश्यकता से कम भोजन, परंतु नियमित तौर पर पौष्टिक भोजन अवश्य करना चाहिए। सो रोगी की अवस्था में तो आवश्यकता से अधिक कतई नहीं खाना चाहिए। सुपाच्य आहार, हल्का आहार जो कि आराम से पच जाए, वही लेना चाहिए। तो ऐसे में हम मूंग की खिचड़ी का, मूंग दाल और फुलके का प्रयोग कर सकते हैं। मूंग दाल की सूप में बहुत सुंदर प्रोटीन, सुपाच्य प्रोटीन पाया जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम मौसमी फल और सब्जियों का ही प्रयोग करें। बेमौसमी फल और सब्जियां हमारे शरीर में, उनको उस मौसम में पचाने योग्य डाइजेस्टिव एंजाइम्स उपलब्ध नहीं होते हैं। रोग की स्थिति में तो ऐसी बेमौसमी सब्जियों और बेमौसमी फलों से जरूर बचना चाहिए। सो पचता पचता आहार नियमित संतुलित मात्रा में ये रोगी को लेना चाहिए और मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर गुलेरी, डॉक्टर गुलेरी, हम लोग देख रहे हैं कि ना केवल संक्रमण सामूहिक है बल्कि अवसाद के भी, एंजाइटी के भी बहुत सारे सामूहिक मामले सुनने में मिल रहे हैं। बहुत बड़ा वर्ग है। खुद हम लोग भी कभी-कभी एक तरह से अवसाद में चले जाते हैं कोरोना की खबरें सुनते हुए, या परिवार में किसी को कोरोना हो गया है। इन सब चीज़ों से कैसे डील किया जाए? काफ़ी लोगों को कोरोना की जो मेडिसिन है, चिकित्सा लेने के बाद भी एंग्ज़ायटी की शिकायत हो रही है, इनसोम्निया की शिकायत हो रही है। इन सब चीज़ों के लिए हम मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकते हैं? एक बड़ा 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 इंटरेस्टिंग सवाल है। और इस समय अवसाद में कौन नहीं है, आप जिसको पूछने नहीं जाएंगे केवल उसी को पाएंगे कि वही अवसाद में नहीं है। यदि आपने किसी भी व्यक्ति को पूछ लिया कि भैया आपको किसी प्रकार का भी मानसिक विचलन या अवसाद की स्थिति तो नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति, बिकॉज ये महामारी जिस प्रकार का समय हमें दिखा रही है, जिस प्रकार से ये फैली है, जिस प्रकार से जानकारियों का हमारे पास अभाव है, जिस प्रकार से चिकित्सा का हमारे पास अभाव है, उन सब स्थितियों में जिस प्रकार संसाधनों का हमारे पास आज अभाव है, इन स्थितियों में डॉक्टर वर्ग से लेकर के पुलिस वर्ग, प्रशासन, रोगी, रोगी के तीमारदार, रोगी के परिवार वाले, उसके बाद जो भी हमारे स्वास्थ्य संस्थाओं और एनजीओज हैं, उनके लोग जो दिन रात कुछ कर पाने की स्थिति में तो है नहीं, परंतु कुछ करना चाहते हैं, ये सब अवसाद में है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे में हमें वेदों का एक वाक्य मुझे ध्यान में आया अभी बात करते करते, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते।
संगच्छध्वम संवदध्वम। हम एक साथ चलें और एक जैसा बोलें कि जब हम महामारी के ऊपर कोई चर्चा कर रहे हैं तो हम विरोधाभासी जानकारियां कतई ना स्पिल करें, डिसेमिनेट करें। तो हम एक भाषा में बोलें, और वो एक भाषा किसकी है? वो एक भाषा सरकार की है या विभाग की है या WHO की है। वो जो जानकारी दे रहे हैं, उसी जानकारी को जो भी हम हमारे जैसे जो लोग हैं, जो वैद्य हैं, चिकित्सक वर्ग है या सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं या एनजीओज हैं, वो उसी ऑथेंटिक जानकारी को डिसेमिनेट करें। बीच में आ रही अनेक अन्य जानकारियां जो कि विरोधाभासी हैं, ऑथेंटिक नहीं है, उनको प्रचारित प्रसारित ना करें। एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग मानसिक अवसाद से बचे। दूसरा, अगर हम सोशल मीडिया की भागीदारी की इसमें बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है सोशल मीडिया का, परंतु उसका उपयोग हम किस सकारात्मक तरीके से कर रहे हैं या नकारात्मक तौर पर कर रहे हैं। हम ये फैलाने के लिए कर रहे हैं। अभी आपको मैं कुछ दिन पूर्व का एक इंसिडेंस बताता हूँ। एक कोविड केयर सेंटर में एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाने के बाद डिस्चार्ज हुआ, तो ये अपेक्षा की गई कि उस स्वस्थ रोगी को जब घर छोड़ा जाए तो उसकी एम्बुलेंस का दरवाजा विभाग द्वारा किसी व्यक्ति को लगाया जाए खोलने के लिए। इस प्रकार की अपेक्षाएं, अब इस प्रकार की अपेक्षाएं स्वास्थ्य कर्मचारियों को, लोगों को और अवसादित करती हैं, क्योंकि वो दिन रात कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान का जोखिम उठा करके वहां पर अंदर है। तो ऐसा कतई ना करें। ये सब चीजें तो हो गई कि हम क्या ना करें। विरोधाभासी जानकारियां ना दें, एक दूसरे का संबल बने, एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे के मन को समझें और उसके मन के आधार पर ही हम कोई बात करें। किसी के मन को ना चुभने वाली कोई ऐसी बात ना करें। दूसरा, ध्यान करें। ध्यान जो है वो हमारे मन को अवसाद में जाने से बहुत हद तक रोकता है। विचलन की स्थिति में हमारी ऊर्जा का बहुत विकिरण होता है, और वो ऐसा विकिरण है जिसकी आवश्यकता नहीं है। और वो सबसे पहली जो विकिरण है या जो जो हमारी असमंजसता है या नर्वसनेस है, वो फिजिकल लेवल पे शुरू होती है और वो फिजिकल लेवल से शुरू होकर के मेंटल लेवल तक जाती है। तो इसलिए ध्यान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय जो सबसे है, वो ये है कि सबसे पहले हम शारीरिक स्थिर हों। तो यदि आपको ध्यान करना नहीं आता, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ध्यान कैसे करें, हमें नहीं मालूम। आप कुछ मत करिए, दिन में 15 मिनट, केवल 15 मिनट एक स्थान पर बिना कुछ किए स्थिर होकर बैठने का अभ्यास करें। यदि आप वो 15 मिनट बिना कुछ किए, केवल सांस अंदर खींचते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए, कुछ ना करते हुए इतना भी कर पाएंगे, तो ध्यान की प्राथमिक अवस्था है। आप 10-12 दिन लगातार ये करते रहेंगे तो आप स्वयं ध्यान की अगली अवस्था में चलते चले जाएंगे। ध्यान करने से ऊर्जा का संरक्षण होता है। वह ऊर्जा जो है वो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता में अभिवृद्धि करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करती है। तो योग, प्राणायाम, ध्यान हमें अवसाद से बचाएगा और समाज में हम सार्थक रोल अदा करें। लोगों के प्रति हमारी जो भावना हो, इसमें चलते चलते अंत करूंगा मैं इस भाषण का। भाषण ही है ये, टेक्निकली अब तो भाषण ही लग रहा है। वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद कहा गया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋग्वेद जो है ऋक शब्द से उत्पन्न हुआ है, और ऋक शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है प्रशंसा, स्तुति। तो जो पहला वेद किसी ने लिखा, जो पहली स्क्रिप्ट लिखी, वो स्क्रिप्ट केवल और केवल, यदि किसी ने ऋग्वेद पढ़ा हो तो वो जानेगा कि ऋग्वेद में शुरू से लेकर अंत तक और कुछ नहीं है, परंतु केवल और केवल प्रशंसा के वाक्य हैं, केवल और केवल अनुशंसा के वाक्य हैं, केवल और केवल स्तुति के वाक्य हैं। आज समय है जब हम सभी लोग एक दूसरे की केवल और केवल उनके सराहनीय कार्यों की सराहना करें, उनके प्रत्येक प्रयास की स्तुति करें, निंदा ना करें। तो हम मानसिक अवसाद से बच पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि कुछ और सवाल बचे हो तो बताइए।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप हमसे जुड़े और बहुत सारी भ्रामक स्थितियों के बारे में हमने बात की, बहुत सारे मिथक जो व्हाट्सएप या किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों में प्रचलित हैं। आशा करती हूँ कि उन लोगों ने ये कार्यक्रम सुना होगा, वो इस पैनिक से बाहर आएँगे, हमें डरने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। आयुष गाइडलाइंस और डब्ल्यूएचओ की जो खबरें हैं, उन पर नज़र रखें, उनको ध्यान से सुनें और अपने बर्ताव में शामिल करें। योग अभ्यास को जीवन शैली का हिस्सा बनाएँ, आध्यात्म को या ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएँ। जैसा कि डॉक्टर आशुतोष ने बहुत अच्छी हमारे साथ चर्चा की, आप सब भी साथ बने रहे, आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत-बहुत आभार। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।